We were discussing about NRI income included versus not included in India's GNP in the previous topic as well. But this topic in particular requires more emphasis with examples. इसको पहले एक बारी क्विक रिवीजन देखते हैं. दैट्स वाई हैंडआउट्स के अंदर जो हमने पहला दो पैराग्राफ्स लिखे वो सेम टॉपिक के मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. फंडामेंटल रूल ये है कि जब भी हमें एनआरआई इनकम को इंक्लूड करना है इन इंडिया जीएनपी तो वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए. वो फैक्टर इनकम अर्नड बाय इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए. Even if they are physically abroad for a short period, or if the resident status refers to the nationality of the factor earner in a conceptual sense for GNP. अब एनआरआई जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन है, अगर वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है वो हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स में, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के साथ कि वाई वी आर इंक्लूडिंग दिस फैक्टर इनकम. हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इस फैक्टर इनकम को, हम वो भी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. समझना बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी. अब एग्जाम्पल्स देखते जाएं, चलते हैं साथ में. सो एनआरआई के बारे में हमने ये 182 डेज वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं. तो जो इंसान इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस की वजह से 182 डेज से ज़्यादा रहता है वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो एनआरआई कहलाता है. इसीलिए उनका फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड इज पार्ट ऑफ एनएफआईए. Income received by residents from abroad, that is what NFIA is. I'm sure you understand net factor income from abroad. पता है ये बात अच्छे से. अब हमें ये देखना है कि फैक्टर इनकम क्या क्या है और ट्रांसफर्स क्या क्या है. देखो, ट्रांसफर्स तो हम इंक्लूड नहीं करते. तो पहले हम बात करेंगे क्या क्या इंक्लूड करते हैं. फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं तो उसके एग्जांपल्स, उसके बाद ट्रांसफर्स के एग्जांपल्स, जिससे कि इस टॉपिक में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसकी somehow इस बारी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों. There is yes, because what happens is कि जिन बातों पर डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है ना, और जिन बातों को हम अच्छा गहराई से समझना शुरू कर देते हैं, वो somehow I don't know how they got, but they happen to appear in the exams as well. So देखते हैं, that is something which is completely futuristic forecasting कि हम देख रहे हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और we don't have much of control over that. कंट्रोल ये है कि जो समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो एनआरआई इनकम दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज जीएनपी. अब इससे बात करते हैं. ये टिपिकली फैक्टर इनकम्स है जो कि अर्न किए गए हैं इंडियन नेशनल से रिसाइडिंग अब्रॉड. मैं वर्ड बाय वर्ड चल रहा हूँ. आई एम हियर रिसाइडिंग अब्रॉड पे, which contribute to India's gross national product because it reflects the income generated by Indian factors of production, even if physically located outside India's borders. अब यहाँ पे बात कर रहा है उन फैक्टर इनकम्स की जो कि इंडियन नेशनल्स ने अर्न की है, बाहर रह रहे हैं, रिसाइडिंग अब्रॉड, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, जीएनपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से इनकम जनरेशन को बाय इंडियन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन इफ फिजिकली लोकेटेड आउटसाइड इंडियाज बॉर्डर्स. अब हम चलते हैं विद सैलरी और वेजेस ऑफ एन इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड. एग्जाम्पल नंबर 1.
Now, salary or wages of an Indian citizen working abroad. एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मूव हो गया, वो हैज मूव टू द यूएसए ऑन अ वर्क वीजा कंसिडर्ड एन एनआरआई. ठीक है, बिल्कुल. अब वो जो अर्न कर रहा है सैलरी फ्रॉम अ यूएस टेक कंपनी, वो इंक्लूड इसलिए होगी क्योंकि इनकम अर्न बाय फॉर लेबर है. ये लेबर तो इंडियन लेबर है ना, इसको इंजीनियर बनाने में इंडिया का हाथ है, इंडियन नेशनल है, इसीलिए ये हमारी फैक्टर इनकम में एनएफआईए में इंक्लूड होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है इंडियन डॉक्टर का, वर्किंग इन हॉस्पिटल इन दुबई, बाहर काम कर रहा है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने घर भेजती है, सॉरी, टू हर सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया. तो ये डॉक्टर भी जो है, इनकी इनकम इंक्लूड होगी क्योंकि ये इंडियन डॉक्टर है, ये इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. ये जो इंडियन इंडियन वर्ड आ रहा है ना, इंडियन नेशनल है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है. वो इंडिया से बाहर जरूर रह रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट, बट वो इंडियन तो है ना. करेक्ट, ये है मेजर. ओके, तो अब एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह का क्वेश्चन आने दो, हम संभाल लेंगे बड़े आराम से. प्रॉफिट्स अर्न बाय एन इंडियन ओन बिजनेस एंटिटी अब्रॉड. अब देखते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर है. ये जो वर्ड इंडियन इंडियन आ रहा है बार बार, इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया ये हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट हो रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारी लेबर, कहीं ना कहीं हमारा एंटरप्रेन्योर, कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल लगा हुआ है इसके अंदर. समझते हैं. इंडियन एंटरप्रेन्योर एनआरआई establishes a restaurant chain in London. अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस. हाँ जी, बिल्कुल इंक्लूड होगा. क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल किसकी है? इंडियन एंटिटी की है, इंडियन नेशनल की है. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है. बस बेसिक्स हमारे हमें याद रखने हैं, उन्हीं को हमने बार बार रिवाइज करना है बस. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. इंडियन होल्डिंग कंपनी registered in India, owned by Indian residents, has a subsidiary manufacturing plant in India, and the profits from that plant are repatriated to India. Same हो गया. Similarly, from foreign investments की बात कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन है, कनाडा में इन्वेस्ट करता है, फिर ये एक आईटी प्रोफेशनल है, सिंगापुर हैज फिक्स्ड डिपॉजिट सिंगापुर बैंक. हाँ, तो है तो इंडियन नेशनल सारे के सारे. रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड अब्रॉड बाय एनआरआई, इंडियन origin person owns a commercial building in New York and receives rent from its tenants. वो भी हमारे इंडियन नेशनल ने किया है, इसलिए वो नेट रैंक इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट बन जाएगा. ओके, प्रोफेशनल फीस एंड अब्रॉड बाय इंडियन कंसल्टेंट, इंडियन मैनेजमेंट कंसल्टेंट है. यहाँ जो वर्ड बार बार इंडियन 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 आ रहा है ना, वो ही आपको बता देगा कि फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि या तो वो हमारे किसी न किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, इसीलिए वो इंक्लूड हो रहा है. Based in Germany, provides consulting services to a German firm and charges professional fees. तो हर कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, कहते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आपके फैक्टर इनकम में आएंगे. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, आपने बता देना कि भैया ये एग्जाम्पल्स आएंगे. और जहाँ आपका जो ट्रिक है टू फाइंड आउट द आंसर, दैट इज कि ये फैक्टर इनकम में, फैक्टर प्रोडक्शन में पार्ट कर रहा है, इंडियन नेशनल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. इंडियन इंडियन वर्ड आ रहा है तो मतलब कि आपका आंसर पॉजिटिव है कि ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा. डन. अब देखते हैं कि कहाँ पे ट्रांसफर्स की बात हो रही है जो कि इंक्लूड नहीं होता है एनएफआईए में, दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड नहीं होता है. वो कौन कौन सी ट्रांसफर पेमेंट्स है? NRI income that will not be included in India's GNB, typically transfer payments or rerouting of pre-existing capital or savings.
and do not present new factor income generated. देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वो इंक्लूड करते हैं जो कि इनकम को जनरेट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ट्रांसफरिंग है, पैसा घुमा रहे हैं, उसको थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं क्या चल रहा है आगे। पहला एग्जांपल है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब फैमिली सपोर्ट गिफ्ट्स। इसमें रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? हमने कहीं कोई खर्चा किया, पहले किया किसी काम, बाद में हमें प्रोवाइड कर दिया गया, रेमिट कर दिया गया, पे बैक कर दिया गया। देखते हैं पहला एग्जांपल। इंडियन एक्सपैट्रिएट है, सऊदी अरब में काम करते हैं, और अब यहाँ पे ये भी है तो एनआरआई है, बट इंडियन, बट एक्सपैट्रिएट है, works in Saudi, sends money home to his parents in Kerala for their daily expenses. Working in Saudi, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिलेटरल ट्रांसफर हो रहा है। अब ये इंडियन डॉक्टर नहीं है, ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं है, ये इंसान इंडियन की आईटी कंपनी का बंदा नहीं है, ये इंडिया में पला बड़ा नहीं है, इसने इंडिया की स्कूलिंग नहीं की है, ये इंडिया का लेबर नहीं है, ये एक्सपैट है। हो सकता है इसके पेरेंट्स इंडियन थे, इंडियन नेशनल थे, ये इंडियन पेरेंट्स को बॉर्न हुआ, इसलिए ये इंडियन है, हिंदी जानता है, मगर शायद इंडिया में इंडिया का लेबर ही नहीं है। इसने समझ रहे हो बात को कि कहाँ पे ये चीज़ बहुत पेचीदा हो रही है। तो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया है ऑफ फंड्स, not a payment for a factor of production of good or service. It is a redistribution of existing income, not the creation of new income for the nation. These are part of the current account in the balance of payments under unrequited transfers, but not GNP. ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। NRI living in Australia sends money to her sister in Delhi as a gift for her birthday. अब यहाँ पे कहीं पे भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो NRI है, ये इंडियन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इस साल कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग में, नॉट पेमेंट फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस। तो GNP गुड और सर्विस के लिए होता है। देखो ना, GDP, GNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। हम गलती से हाथ लग गया, सो सॉरी, पीछे पहुंच गया मैं। तो ये बात समझ में आ गई, ये पेमेंट फॉर फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट्स अब्रॉड। एक NRI है, वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने ओन की थी यूके में, NRI से प्रॉपर्टी ओन इन द यूके and transfers the sale proceeds back to the NRE account in India. भाई इसमें तो क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यूके में थी, उसमें इसने इंडिया में फैक्टर प्रोडक्शन पे कैसे कंट्रीब्यूट किया। हमें बस यही तो देखना है कि फैक्टर प्रोडक्शन इंडिया के इस साल के फैक्टर प्रोडक्शन में कैसे उसने कंट्रीब्यूट किया। इंडिया की इस पैसे ने इंडिया की GDP पे कंट्रीब्यूट किया, उसने कुछ क्रिएट किया? नहीं, कुछ क्रिएट नहीं किया उसने। कन्वर्जन ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट है इनटू कैश एंड इट्स ट्रांसफर, not included from production or factor service। हाँ, कुछ प्रोड्यूस होगा ही नहीं इस साल, कोई फैक्टर सर्विस तो दी नहीं गई इस साल, बस इसीलिए ये ट्रांसफर पेमेंट है, कोई इंक्लूड नहीं होगा। कितना आसान हो गया। तो इसके क्वेश्चंस बनने लाजमी है भाई। क्यों लाजमी है? क्योंकि इसमें हर चीज़ में रीजनिंग आ रही है, एनालिटिकल स्किल्स आ रही है।
जहाँ तक बात आपकी आईएएस के प्रीलिम्स की है, उस पेपर का लेवल ही इतना अच्छा है कि वो हर बात में रीजनिंग मांगते हैं। और क्योंकि इस टॉपिक में रीजनिंग आ रहा है बार बार, तो मुझे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है। हो सकता है अभी तक नहीं आए क्वेश्चंस, मुझे नहीं दिखे, कितने क्वेश्चंस ढूंढे मगर मुझे नहीं मिल रहा था इस टॉपिक पे क्वेश्चंस। बट स्टिल मैं इस टॉपिक को करवा रहा हूँ। 2 वीडियोस बना दिए, दूसरा वीडियो है ये। और वीडियो लंबी भी हो रही है क्योंकि इसमें हर बात पे रीजनिंग आ रही है। इसलिए मेरा ये जो मेरे को जो गट फीलिंग आ रही है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती जा रही है कि भैया ये तो आएगा, ये तो 100% आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस रिसीव्ड बाय एन एनआरआई फ्रॉम अब्रॉड। एनआरआई इनहेरिट करता है मनी फ्रॉम अ रिलेटिव लिविंग अब्रॉड एंड ब्रिंग्स इट इनटू इंडिया। इसकी रीजनिंग ये है कि इज अ वेल्थ ट्रांसफर, नॉट इनकम अर्न थ्रू प्रोडक्शन। ठीक है, बस हमने यही सोचना है कि इनकम अर्न हो रही है क्या, फैक्टर इनकम है ये। अगर फैक्टर इनकम है तो वो एनएफआई में आएगी, फैक्टर इनकम नहीं है तो नहीं आएगी। बस, तो अब तो हमें बिल्कुल फटाफट डट 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 निकल रहे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। एनआरआई टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक इन द यूएस एंड ट्रांसफर द बोरोड अमाउंट टू एन इंडियन अकाउंट। हाँ, तो इसमें भी कोई फैक्टर इनकम नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। वो लोन बोरोड अमाउंट है तो वो लायबिलिटी है, नॉट इनकम तो है ही नहीं। लायबिलिटी आई एम श्योर आप समझते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है लायबल टू पे। एसेट का मतलब होता है समथिंग ऑफ वैल्यू। मैं अपने बिजनेस में एक चेयर खरीद के मैं बैठा हूँ अपने चेयर पे, तो मैंने अगर ये चेयर खरीदी है, हाँ ये मेरा एसेट है, एसेट तो रहेगा ही। मगर मैंने जिस पैसे से खरीदी है, मेरे पैसे से खरीदी है, तो ये एसेट है, मैंने कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं की इस पर। मगर मान लो ये मैंने सेम शेयर मैंने लोन पे ली है, तो इसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, मेरे को बैंक को वापस करना पड़ेगा पैसा। करेक्ट, तो वो लायबिलिटी होगी क्योंकि बैंक से मैंने लोन लिया, उधार लिया, तो वो लायबिलिटी होगी। मगर चेयर तो एसेट तो क्रिएट हो गई क्योंकि मैंने चेयर खरीदी है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, मैं चेयर का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे बिजनेस में ये चेयर रोज यूज़ होती है, तो ये टेबल भी यूज़ होती है ना। आप देख सकते हैं चेयर और टेबल। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपने एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट आ जाओ। फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनआरआईज फॉरेन बैंक अकाउंट टू देयर इंडियन एनआरई एनआरओ अकाउंट, सिंपली मूविंग एग्जिस्टिंग सेविंग्स। तो यहाँ पे फिर फैक्टर इनकम प्रोड्यूस नहीं हो रही, फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो। NRI transfers money from their savings account in a US bank to their NRE account, नॉन रेजिडेंट इंडियन एक्सटर्नल अकाउंट होता है। ये हम सब क्रिएट करते हैं। देखो, आप भी कल को बाहर जाओगे, मैं भी बाहर था, तो हम लोग अपना पैसा एनआरई अकाउंट में भेजते हैं और वो टैक्स भी लगता है इस पर। टैक्स लगता था पहले, नहीं लगता था, अब लगता है कि नहीं लगता, आई एम नॉट सो श्योर। टैक्स की बात प्लीज रहने दो मेरे को। ये क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स concentrate on the topic right now. NRI transfers money from their savings account in a US bank to their NRE account in India, where the money was already earned in a previous period and simply being moved. This is a capital flow movement of existing savings, not fresh factor income, right? एनआरआई ने ट्रांसफर किया पैसा सेविंग्स अकाउंट में, कहाँ पे, यूएस बैंक, टू देयर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है, इन इंडिया। मगर ऐसे हमारे इंडिया में फैक्टर प्रोडक्शन कहाँ हुआ, नहीं हुआ। If the original earning of those savings was factor income earned abroad in the current period, earning would be counted. Factor income अगर है earned abroad तो काउंट होगी, but simply moving the money is the new income generation event. करेक्ट, वही हमें सिर्फ फैक्टर इनकम पकड़ना है, हमें सिर्फ एक चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। Critical takeaway is to differentiate between income generated from economic activity, production, versus money transferred without a direct productive activity in return. बस, हमने बार बार
हम एक ही बात पे बात कर रहे हैं, इसीलिए इस बात को हमने हाईलाइट किया है, कई बार हाईलाइट किया पहले भी। और आपने बस इसी बात का ध्यान रखना है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो कि मुझे इस बार बहुत लग रहा है कि आएगा। तो देखो, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम ख़त्म कर रहे हैं, जीएनपी, जीडीपी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स पे ना, आपको जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हो, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगना शुरू होता है कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। मगर जीडीपी और जीएनपी बहुत घुमाता है, तो इसलिए ये हमने अब बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। तो आई वुड रादर से वो द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हमने आज ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें बस आपको क्वेश्चंस करने इस टॉपिक पे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल डू अराउंड 20 क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे, एंड दैट्स इट। हैव अ गुड डे।